बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से तीसरा पाठ तांतारा वामीरो की कथा को पढ़ेंगे, जिसके लेखक लीलाधर मंडलोई जी हैं। लेखक परिचय में हम लीलाधर मंडलोई जी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1954 को जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट लंदन की ओर से इनको आमंत्रित किया गया। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिर्देशक का ये कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए इनको कई बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं: घर घर घुमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। बच्चों, अब हम जानेंगे पाठ का सार। यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। प्रस्तुत पाठ वामीरा और तांतारा वामीरो की जो कथा है इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप समूह पर केंद्रित भी है। और बताया जाता है कि उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था और उस विद्वेष जड़ को मूल रूप से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है, बताई गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। भला कौन इससे इनकार कर सकता है? इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। और बताया जाता है कि जो अंडमान निकोबार दक्षिण द्वीप लिटिल अंडमान है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है, जो कि लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। पौराणिक जनश्रुति के अनुसार ये दोनों द्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले एक ही थे। इनके अलग होने के पीछे एक लोक कथा है जिसके बारे में अभी बताया गया। जब दोनों द्वीप एक थे तो वहाँ एक बहुत सुंदर सा गांव था और जहाँ ये एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम क्या था? तांतारा एक नेक मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों की नहीं बल्कि दूसरे जो द्वीपवासी जो लोग होते थे वो उनकी सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह बहुत चर्चित था। सभी लोग उसका आदर करते क्योंकि वो सभी की मुसीबत पड़ने पर खूब अच्छे से मदद करता था। उसका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक था, परंतु उसके जो आत्मीय स्वभाव था वो उससे भी अच्छा था। वह अपने मन से अपने सभी लोगों के दिल में जगह बना लेता था। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था कि लकड़ी की तलवार होने के बावजूद भी ये जो तलवार थी ये कैसी थी? लकड़ी की थी, लेकिन उस तलवार में अद्भुत दिव्य शक्ति थी। तांतारा अपनी तलवार को कभी अपने से अलग नहीं होने देता था। उसका दूसरों के सामने कभी उपयोग भी नहीं करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण
लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तांतारा की तलवार में एक विलक्षण रहस्य था, जिसके कारण उसको देवी शक्ति भी कहा जाता था। उसमें तलवार में एक शाम की बात है कि तांतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने को था और समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षी अपने घर को वापस जा रहे थे। तांतारा सूरज की अंतिम किरणों में समुद्र को निहार रहा था। तभी उसे दूर से एक बहुत मधुर गीत की आवाज़ सुनाई दी। उस गीत की आवाज़ को सुनकर, मधुर ध्वनि को सुनकर वो अपनी सुध-बुध खोने लगा। और क्या हुआ कि लहरों के एक प्रबल जो वेग था वो उसके ऊपर जब पड़ा तो उसने क्या करा कि वो अपने होश को खो उसी मधुर स्वर की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ चलने लगा। और वो धीरे धीरे उसी गीत की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो बहुत सुंदर थी और बड़ा ही सुंदर एक श्रृंगार गीत गा रही थी। अचानक एक समुद्र लहर उठी और उसने लहर ने उस युवती को भिगो दिया, जिसकी हड़बड़ाहट से वह अपना गाना भूल गई। जैसे ही वो पानी की बौछार उसके ऊपर पड़ती है तो लड़की ने गाना एकदम बंद कर दिया। तांतारा ने बड़ी विनम्रता से उस लड़की से पूछा कि तुमने ये मधुर जो गायन है इसको क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों नहीं गा रही हो? और ना गाने की वजह पूछी। युवती उसे देखकर चौंक गई। अचानक जब युवती ने उस युवक को देखा तो उस युवक को देखकर वो एकदम घबरा गई। और उसने क्या करा, उसने पूछा कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का क्या कारण है? और मुझे ये बताओ कि अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को तुम मुझे क्यों बाध्य करते हो? तुम कौन हो? मैं नहीं तुम्हें जानती। तांतारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पे उसने फिर उस लड़की से प्रश्न करा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? इस गीत को फिर दोबारा से पूरा करो। ठीक है, तो लड़की क्या करती है, लड़की बड़े अजीब सा लगता है लड़की को। अंत में तांतारा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उस लड़की से क्षमा मांगी और उसका नाम पूछने लगा। उसने अपना नाम, लड़की ने क्या बताया, वामीरो। लड़की ने अपना नाम बताया वामीरो। तांतारा ने उसे अपना नाम बताते हुए उससे मिलने के लिए और फिर दोबारा उसी स्थान पर आने का आग्रह किया। अब वामीरो अपने घर जब जाने लगी तो वामीरो जब अपने घर पहुंची तो उसने भीतर ही भीतर उसे बेचैनी होने लगी। उसने तांतारा के व्यक्तित्व में वह सारा गुण पाया जो कभी उसने अपने जीवन साथी के बारे में सोचा था। जैसी वो एक कल्पना रखती थी कि मुझे जीवन में ऐसा ही एक युवक मिले, तो वो सारी खूबी किसके अंदर थी, तांतारा के अंदर थी। परंतु उनका संबंध परंपरा के विरुद्ध था, इसीलिए उसने तांतारा को भूलना ही बेहतर समझा। किसी तरह दोनों की रात बीती। इधर वामीरो जो थी वो तांतारा के ख्याल में खोई भी थी और जो तांतारा था वो वामीरो के उसमें ख्यालों में खोया हुआ था। दूसरे दिन तांतारा लापाती, तांतारा जो थी वो दूसरे दिन तांतारा लापाती के समुद्र चट्टान पर शाम में वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज ढलने को था। सहसा तभी उसे नारियल के जो झुरमुट होते हैं उनके बीच में एक आकृति दिखाई दी, जो कि वामीरो ही थी। वो जो उसमें छिपी हुई लड़की दिखाई दे रही थी वो कौन थी, वामीरो। और अब दोनों रोज शाम को मिलने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे को एकटक निहारते खड़े रहते। लापाती क्योंकि जो वामीरो थी, वामीरो क्या कर वो वामीरो जो थी वो लापाती के गांव के कुछ जो युवक थे वो उसको देखने लगे। लापाती के कुछ युवकों ने उन दोनों को इस तरह से देखा तो उनके जो मुख प्रेम, क्योंकि वो आपस में तो बात करते नहीं थे, केवल एक दूसरे को निहारते रहते थे, तो इन चीज़ों को उन्होंने नोटिस करा, देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। और यह बात हवा की तरह सबको मालूम हो गई। परंतु दोनों का विवाह संभव नहीं था क्योंकि दोनों अलग अलग गाँव से थे। सब ने दोनों को समझाने का पूरा प्रयास किया, किंतु दोनों अडिग रहे और हर शाम को वो
इसी तरीके से मिले, क्योंकि जो वामीरो थी वो तो लापाती ग्राम की थी और जो तांतारा था वो पासा ग्राम का था। ठीक, और दोनों का जो संबंध था वो संबंध संभव ही नहीं था कि वो आपस में एक हो पाते। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था, क्योंकि अगर वो शादी करते तो ये प्रथा थी कि उनको एक ही गांव का होना चाहिए। वामीरो और तांतारा को बहुत समझाने बुझाने के प्रयास किए गए, किंतु दोनों अटिक रहे और वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और उनकी जो ये अफवाहें थी ये धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ समय बाद तांतारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन था, जिसमें सभी गांव हिस्सा लिया करते थे। पर्व में पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवकों की भी शक्ति परीक्षा होती थी। साथ ही गीत संगीत भोजन का आयोजन भी होता था। शाम में सभी लोग पासा आने लगे और धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम होने लगे, परंतु तांतारा का मन इसमें ना होकर वामीरो को खोजने में व्यस्त था। वो तो इस पूरे उस संगीत उसमें किसको ढूंढ रहा था? वामीरो को। तभी उसे नारियल के झुंड के पीछे वामीरो दिखाई दी। वह तांतारा को देखते ही रोने लगी। तांतारा ने जैसे ही वामीरो को देखा तो उसे रहा नहीं गया और वो भी दुखी हुआ। रुदन स्वर को सुनकर वामीरो की माँ भी वहाँ आ गई। जैसे ही जो वहाँ पे जब आयोजन होने रहा था तो उस आयोजन में खूब अच्छे से प्रोग्राम हो रहा था, इधर सब हो रहा था और वामीरो एक अलग खड़ी, और जब उसको देखा उसने तो उससे रहा नहीं गया कि भाई ये वामीरो उदास क्यों बैठी है आज, इसको क्या कारण है। ये सब देख के जो मतलब तांतारा था उसे बहुत दुख हुआ। और तभी अचानक क्या हुआ कि जब उसने देखा कि अरे ये क्या हो गया, वहाँ पर उसने तांतारा को उसके जो माता जी थी वो भी तुरंत आ गई। जैसे ही उसने देखा कि भाई मेरी लड़की रो रही है और यहाँ पे ये युवक खड़ा है, तो उन्होंने तांतारा को भला बुरा कहकर अपमानित किया। गांव के लोग भी तांतारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे और यह तांतारा के लिए असहनीय था, क्योंकि तांतारा की तो कोई गलती ही नहीं थी। अब ये जो है तभी की तभी क्या हुआ कि तांतारा के विरोध में जब आवाज़ उठने लगी तो यह तांतारा से सहन नहीं हुआ। उसे परंपरा पर क्षोभ हो रहा था और अपनी असहायता पर बड़ा गुस्सा भी आ रहा था। अचानक उसका हाथ अपनी तलवार पर लग गया। जो उसकी तलवार थी उसका जो मुठ, जो एक पकड़ने वाला जगह थी, वो उस पर लगा और वो ऐसा हाथ लगा कि वो क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाल कर धरती पर घोंप दी। यानी जब उसे गुस्सा आया तो उसने कुछ बोल तो पाया नहीं और उसने अपनी तलवार को पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटक दिया। और अपनी पूरी ताकत जब लगाई तो तभी क्या हुआ कि उसको ऐसा लगा कि जैसे वो धरती पर मार के उसे खींचने लगा है। जहाँ से वो लकीर खींची थी वहाँ से धरती में दरार आने लगी। वो तलवार जो थी उसकी वो धीरे धीरे धरती में अंदर धंसने लगी और वो जो अब धरती थी वो पूरी तरीके से फटने लगी। द्वीप के एक से कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो चुके थे। एक तरफ तांतारा था, दूसरी तरफ वामीरो। अब ये जो तांतारा जो था, ये जो पूरी लाइन खींचने जब उसे तलवार चलाने लगा तो वो पूरा का पूरा वो 2 हिस्सों में धरती बंटने लगी। उसने दूसरे द्वीप तभी उसने क्या करा कि दूसरे द्वीप का जो है को खुद का सिरा पकड़ने की कोशिश की। अब जब वो खींचता जा रहा था, तलवार खींचता जा रहा था, तो उसने देखा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही है। तो उसने एक तरफ उसे पकड़ने की कोशिश करी, परंतु वो सफल ना हो सका और नीचे की तरफ फिसलने लगा। वो जैसे जैसे आगे चलने लगा तो आगे न जाके वो उस हिस्से से नीचे गिरने लगा और दोनों के जो मुंह से एक दूसरे की चीख निकल पड़ी। दोनों के दोनों, उधर से वामीरो और उधर से ये, दोनों की आवाज़ चीख एकदम निकली। तभी क्या हुआ, जो ये तांतारा था ये बहुत तेजी से नीचे गिर गया। तांतारा लहूलुहान हो चुका था। अब इसका जो सारा शरीर था उसमें खून खून हो गया। बाद में उसका क्या हुआ कि कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। इधर जो वामीरो थी, जब उसने देखा कि भाई वामीरो ने देखा कि तांतारा तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो तलवार खींचता खींचता चला गया, बहुत दूर तक निकल गया। और इधर जो वामीरो थी वो जब उसने वामीरो ने जब तांतारा को नहीं देखा
तो वो बेसुध अवस्था में हो गई, पागल सी हो गई। उसने सब खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने तंतारा को खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु नहीं, वो नहीं मिला। और आज आज ना तो तंतारा है ना वामिरो, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। इस घटना के जो बाद है, निकोबारी एक दूसरे के जो गाँव में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। पहले जब ये दोनों थे तब तो ऐसा नहीं होता था, तब तो एक ही गांव में एक ही उसके युवक होते थे, तब शादी होती थी, दो अलग उनमें से नहीं होती थी। लेकिन जब इनकी मृत्यु के बाद वहाँ के जो गांव के लोग थे वो आपस में एक दूसरे की जो लड़की होती थी और उनसे शादी करने लगे। तांतारा की तलवार से कार निकोबार के दो टुकड़े जो हुए उसमें एक लिटिल अंडमान है। और इसी के साथ ये जो कहानी है इसको मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।